आप सभी को नमस्कार। अपने करंट अफेयर्स क्विज के प्रोग्राम में मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आइए शुरू करते हैं अपनी क्विज और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के संबंध में सत्य कथन पर विचार करें। अब भाई इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क होता क्या है? सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का मतलब है जो हमारे स्टोरेज हैं, जो हमारे कोल्ड स्टोरेज हैं, जहां पे वैक्सीन रखी जाती है, जहां पे वैक्सीन को हम जमा करते हैं, तो उनको किस प्रकार से, जो हमारा भंडार गृह है, उन तक किस प्रकार से वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं और वहां से वैक्सीन को विभिन्न क्षेत्रों में कैसे भेजा जाए। तो इसमें एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तकनीकी विकास का एक प्रकार का कार्यक्रम है। और यदि इसमें देखें तो पहला विकल्प क्या कह रहा है कि यह नवीन तकनीकी समाधान है जिसका उद्देश्य देश भर में टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों को मजबूत करना है। सत्य है, क्योंकि इसका उद्देश्य है कि जो हमारे कोल्ड स्टोरेज हैं, सबसे पहले हम वहां तक बेहतर कनेक्टिविटी करें और दूसरी बात फिर कोल्ड स्टोरेज से क्षेत्र में जब जाएगा तो वहां भी हम बेहतर कनेक्टिविटी कर सकें। तो पहला कथन तो इसका सत्य हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि इसका कार्यान्वयन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। जी हां, स्वास्थ्य से संबंधित बात है तो निश्चित रूप से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय ही इसका क्रियान्वयन करेगा। तो इसका सही जवाब हो जाता है सी विकल्प। 1 और 2 आपको टिक करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा पोर्ट पीपावाव किस राज्य में है? यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि एक कॉरिडोर भारत में बन रहा है, निर्माणाधीन है, जिसको बोलते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंटियर कॉरिडोर। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंटियर कॉरिडोर ये जोड़ता है दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। मुंबई में कहां पे? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को। यदि हम बात करें, यदि दिल्ली विकल्प में नहीं दिया गया है तो आप टिक करोगे खुर्जा से मुंबई को, क्योंकि ये जो बना है ये खुर्जा से मुंबई तक के लिए बना है। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंटियर कॉरिडोर के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसी से संबंधित ये प्रश्न आपको देखने को मिला है। इस पोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बता देता हूं कि भारत का पहला निजी क्षेत्र का पोर्ट है पोर्ट पीपावाव। यदि हम बात करें कि भारत के निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, तो जो सबसे बड़ा पोर्ट आपका है वो है मुंद्रा पोर्ट, MUNDRA। मुंद्रा पोर्ट जो है वो भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का पोर्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसकी चर्चा क्यों की जा रही है? क्योंकि उसी फ्रंटियर कॉरिडोर की वजह से इसकी चर्चा है, क्योंकि वो जो कॉरिडोर बन रहा है क्योंकि मुंबई तक जा रहा है और जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के पास स्थित है और ये जो पोर्ट है आपका ये गुजरात में देखने को मिलेगा। तो उस कॉरिडोर के माध्यम से इसको भी लाभ होने वाला है, क्योंकि उस कॉरिडोर से क्या किया जाएगा कि कंटेनरों को, जो लिक्विड कंटेनर हैं, उनकी आवाजाही सुनिश्चित कराई जाएगी। तो उससे इसको भी मदद मिलने वाली है और उसी के संदर्भ में ये चर्चा में था। तो ये पोर्ट आपका गुजरात में देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, UNSC 1269 सेक्शन कमेटी द्वारा वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंध के क्या उपाय हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ये जो एक्ट है, इसके बारे में, सेक्शन कमेटी एक्ट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि ये कमेटी आखिर है क्या। सबसे पहले बता दें, इसका दूसरा नाम है अलकायदा प्रतिबंध समिति, ये भी आपको पता होना चाहिए। UNSC 1269 सेक्शन कमेटी का दूसरा नाम है अलकायदा प्रतिबंध समिति या कमेटी, और इसकी जो स्थापना की गई थी वर्ष 1999 में की गई थी, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्शन 1269 के अंतर्गत की गई थी, इसलिए इसका नाम 1269 सेक्शन कमेटी रखा गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में रहने वाले 2 भारतीयों के ऊपर आरोप लगाया कि ये आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हैं, जो आतंकी संगठन पाकिस्तान को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने नाम दिया तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जमात-उल-अहरार। इन 2 संगठनों से ये जुड़े हुए हैं और लगातार पाकिस्तान के खिलाफ गतिविधियां कर रहे हैं। तो उसी के खिलाफ अपील की गई थी, पाकिस्तान ने अपील किया गया था कि इनको इस सेक्शन के अंतर्गत आतंकी घोषित किया जाए। इसी सेक्शन के अंतर्गत पूर्व में हमने अजहर मसूद को आतंकी घोषित कराने में हम सफल रहे हैं। तो इसी के बाद से ये चर्चा में था। अब इसमें क्या हुआ, क्योंकि ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी है जिसमें 5 अस्थायी 10 अस्थायी सदस्य हैं, तो पाकिस्तान तो अस्थायी सदस्य में आता नहीं है, तो पाकिस्तान इसमें से बाहर है। तो इसके बिल को जो है रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट करने वाले देशों में यदि हम बात करें तो परमानेंट जो मेंबर हैं वो है USA
यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जो हमारे परमानेंट मेंबर हैं इनके द्वारा रिजेक्ट किया गया, और जो अस्थायी सदस्य हैं जिनमें आपका आता है जर्मनी और बेलारूस, टोटल 5 देशों ने, 15 देशों में से टोटल 5 ने इसको रिजेक्ट किया, जिसके बाद से ये बाहर हो गया और पाकिस्तान को एक करारी हार का सामना करना पड़ा, करारी शिकस्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हुई। अब उसी के बाद से ये चर्चा में था। तो भाई इसके अंतर्गत क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है? सबसे पहली बात, संपत्ति जब्त की जा सकती है। दूसरी पहली बात, जो यात्रा प्रतिबंध है, जो उस व्यक्ति की यात्रा प्रतिबंध है उसको लगाया जा सकता है। मतलब यदि किसी पर इस कार्रवाई, इस सेक्शन के अंतर्गत कार्रवाई किया जाता है तो उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी, वो कहीं यात्रा नहीं कर सकता, और उसके जो भी हथियार हैं, जो भी यदि लाइसेंस भी उनका है तो भी वो जब्त कर लिए जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। तो आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन 1269 सेक्शन कमेटी के बारे में, और मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल आपको दी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। अच्छा प्रश्न है तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधान के तहत एक आरक्षित वन को सूचित कौन करता है? मतलब एक आरक्षित वन यदि सूचित करना है किसी राज्य क्षेत्र में तो उसको सूचित कौन करेगा? तो आपको बता दें, भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत प्रावधान है कि आरक्षित वन को घोषित करने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। मतलब राज्य सरकार यदि चाहे तो किसी भी वन को आरक्षित वन घोषित कर सकती है, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। सबसे पहले पूर्व सूचना दी जाती है, नोटिफिकेशन पूरे राज्य में दिया जाता है, जो भी आपत्तियां होती हैं उन आपत्तियों को लिया जाता है, एक ऑफिसर नियुक्त किया जाता है और वो सभी आपत्तियों को देखता है, और जो भी आपत्तियां होती हैं उसको 3 महीने से कम समय में सुलझाया जाता है। मतलब यदि किसी को आपने फॉरेस्ट घोषित कर दिया, फॉरेस्ट रिजर्व घोषित कर दिया, जैसे आपने इसमें क्या बोला, आरक्षित वन, ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट किसी को घोषित कर दिया किसी क्षेत्र को, तो जो भी आपत्तियां हैं ली जाएंगी। भाई किसी का इस पे कोई, यदि इसमें जैसे बोलते हैं ना कि किसी का हक है या किसी की जमीन है या कुछ भी ऐसा मामला है या विवादित कोई क्षेत्र है, तो उसका अधिकार होता है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसमें अपनी मानता है कि वो इसकी संपत्ति है तो इसके खिलाफ अपील कर सकता है। मैक्सिमम 3 महीनों के अंतर्गत जो उसकी अपील होती है उसको सुलझाना होता है, उसका जवाब देना होता है। 3 महीनों से कम समय में इसकी अपील को हल करना होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी चर्चा हमने क्यों किया है। इसकी चर्चा इसलिए किया गया है, महाराष्ट्र राज्य में, अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में संजय गांधी नाम से एक रिजर्व है, एक क्षेत्र है, राष्ट्रीय उद्यान। तो वहां पे क्या किया गया है कि उसके बगल के क्षेत्र को, उसके बगल का जो क्षेत्र है वहां पे इसको रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में घोषित किया गया है। उसी के बाद से ये आपका चर्चा में आ गया है, ठीक है। अब इसमें था कौन सा कि राज्य सरकार द्वारा घोषित करती है और महाराष्ट्र से संबंधित है। तो आपको बता दें, यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो पूर्व में मैंने आपको बताया था पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, शायद आपको याद होगा कि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जो आपका है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट था ये आपका कहां देखने को मिला था? असम राज्य में देखने को मिला था। ये रिजर्व फॉरेस्ट था जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न वो भी बन सकता है कि भाई पोबा रिजर्व फॉरेस्ट कहां पे है? क्योंकि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में कन्वर्ट किया जा चुका है। तो कन्वर्ट करने का अधिकार भी राज्य सरकार को होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। लेकिन पोबा रिजर्व फॉरेस्ट की हम बात कर रहे थे तो एक फैक्ट और ध्यान में आ गया, आप नोट कर सकते हैं। पोबा जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो पड़ता है धेमाजी जिले में, और जैसे धेमाजी का नाम आता है तो आपको एक पुल का नाम याद आना चाहिए, बोगीबील पुल, क्योंकि बोगीबील जो पुल बना था वो धेमाजी को डिब्रूगढ़ से जोड़ता था। यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वर्तमान समय में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है तो इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।